हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम 50 एग्रीकल्चर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के जो एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 25 एग्री कंसेप्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हम इसमें रेस्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो समझा दे। और ये वही कंसेप्ट्स हैं जो बेसिक हैं और जो जनरली अभी तक क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। ओके, तो इनको एक बार आप जरूर समझ के जाएं। बट उससे पहले आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि ये डाउट मैंने डिस्कस भी किया था, एक पूरी वीडियो मैंने इसके लिए बनाई थी, बट स्टिल अभी भी बहुत डाउट है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, उससे पता चल जाएगा कि कितना इसमें डाउट क्लियर हुआ है। What is the maximum limit for which interest subvention can be availed in KCC for animal husbandry and fisheries? कहने का मतलब है किसान क्रेडिट कार्ड जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए दिया जाता है उसमें मैक्सिमम कितनी लिमिट में जो इंटरेस्ट सबवेंशन या फिर पीआरआई का कंपोनेंट है वो अवेल किया जा सकता है। क्योंकि ये डिफरेंट है, केसीसी जो क्रॉप प्रोडक्शन में दिया था उसमें डिफरेंट और इसमें डिफरेंट है, तो इसलिए ये आप आंसर करके बताइएगा। इन तीन में से एक ऑप्शन वहां पे है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिव फैक्टर जो सॉइल फॉर्मेशन होती है, आपको पता है कि सॉइल फॉर्मेशन एक बहुत लंबी प्रोसेस है, तो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस में एक्टिव फैक्टर कौन से हैं इसमें वो पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। टोटल 5 फैक्टर होते हैं। 5 फैक्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है पेरेंट मटेरियल, टाइम, रिलीफ, क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी। ओके, तो 5 फैक्टर होते हैं टोटल जिससे कि सॉइल फॉर्मेशन होता है। पहले फैक्टर होते हैं एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव एंड तीसरा होता है न्यूट्रल फैक्टर। ओके, तो एक्टिव फैक्टर में क्या आता है आप देखेंगे तो क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म, और जो पैसिव फैक्टर होते हैं उस पर क्या आता है पेरेंट मटेरियल और रिलीफ या फिर जिसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सी और ई ऑप्शन है ये सेम ऑप्शन है। तो पेरेंट मटेरियल और जो टोपोग्राफी या फिर रिलीफ है ये कैसा है पैसिव। क्लाइमेट कैसा है हमारा एक्टिव फैक्टर है। क्लाइमेट के साथ साथ दूसरा एक्टिव फैक्टर कौन सा था ऑर्गेनिज्म। और जो टाइम है ये कैसा है न्यूट्रल या फिर जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा जो सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर होते हैं। बेसिक आप इसको समझ भी सकते हैं। देखिए एक्टिव क्या है क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट डे टू डे चेंज होता है, जो वेदर कंडीशन डे टू डे की चेंज होती है और उसका समीशन ही क्लाइमेट होता है। एंड ऑर्गेनिज्म जो चाहे फ्लोरा है चाहे फौना है जो उस पर एक्ट कर रही है जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक्टिव मेंबर्स होते हैं। पैसिव क्या है पेरेंट मटेरियल। अब जो पेरेंट मटेरियल है मतलब जो रॉक है वो पैसिव है, मतलब उसके ऊपर ही क्लाइमेट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट कर रहे हैं और वो चेंज होता जा रहा है। और दूसरा क्या है टोपोग्राफी, मतलब जो रिलीफ है उस पर्टिकुलर एरिया का जहां पे वो रॉक्स लोकेटेड है जिससे कि सॉइल फॉर्मेशन होगा वो पैसिव होता है। न्यूट्रल क्या होता है टाइम। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस के अंदर आता है। देन सॉइल हेल्थ कार्ड भी आपने पढ़ा, और माइक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कम क्वांटिटी में चाहिए, उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो on the basis of essentiality 17 plant nutrients are classified into 2 classes micro and macro. What is the deciding limit? तो उसके लिए डिसाइडिंग लिमिट क्या है, मतलब किसको हम मैक्रो कहेंगे क्या किसको हम माइक्रो कहेंगे। तो ऑप्शन है 100, 50, 25, 10 एंड 5। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। इसमें ये कंप्यूटेशन की जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये लिमिटिंग फैक्टर या फिर जो डिसाइडिंग फैक्टर है। Now if the CN ratio is less than 20 then the process is termed as। तो ये क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जाता है। सीएन रेशियो क्या होता है कार्बन टू नाइट्रोजन का रेशियो। कार्बन टू नाइट्रोजन के रेशियो की जब भी हम बात करते हैं इसका क्या मतलब होता है कि जनरली आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी देखेंगे उसमें कार्बन का कंपोनेंट ज्यादा है और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है हमें उसको बेसिकली डिकम्पोज करने के लिए। तो जब हम एग्रीकल्चर में इसको पढ़ते हैं हम जनरली ये जानना चाहते हैं कि सॉइल में जितना भी कार्बनिक या फिर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसके लिए कितने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि वो पूरा का पूरा ब्रेक डाउन हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, मान लीजिए सॉइल में आपने कुछ भी ग्रीन मटेरियल डाल दिया और वो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं था, तो जो यूरिया आप डालेंगे वो प्लांट की जगह वो चीज अपने डिकम्पोजिशन में ले लेगी। इसलिए सीएन रेशियो का होना पता होना बहुत जरूरी होता है। अब इसको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, मैं आपको यहीं पे दिखाता हूं। जो सीएन रेशियो है, अगर सीएन रेशियो इज लेस देन 20 से कम है तो मिनरलाइजेशन होगा। सीएन रेशियो 20 से कम होने का क्या मतलब है, यहीं पे आप इसको समझिए। कार्बन टू नाइट्रोजन का रेशियो है और अगर ये 20 से कम है
20 से कम होने का क्या मतलब है कि जो नीचे वाला पार्ट है ये ज्यादा है, मतलब नाइट्रोजन ज्यादा है, कार्बन कम है। ऊपर से बेसिक आप समझ सकते हैं कार्बन का कंपोनेंट हमारे पास कम है, तो मतलब डिकम्पोजिशन होने के लिए वहां पे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर या फिर जो बायो रेसिड्यूज है वो नहीं है, तो मिनरलाइजेशन होगा। मिनरलाइजेशन क्या चीज होती है? मिनरलाइजेशन मतलब जो सॉइल में मिनरल्स हैं वो प्लांट्स को अवेलेबल होंगे, उसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। देन CN रेशियो अगर 20 से 30 के बीच में, तो इसमें मिनरलाइजेशन भी होगा, इमोबिलाइजेशन भी होगा। अब इसका क्या मतलब है? 20 से 30 के बीच में है मतलब कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन ज्यादा है एज कंपेयर टू पहली वाली कंडीशन। तो उसमें क्या होता है कि कुछ मिनरलाइजेशन भी होगा, कुछ इमोबिलाइजेशन भी होगा। कहने का मतलब क्या है, जो नाइट्रोजन आप डालेंगे वो डिकम्पोजिशन में भी यूटिलाइज होगा, प्लांट भी यूटिलाइज करेगा, तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस होती हैं। अब अगर CN रेशियो इज ग्रेटर देन 30 से CN रेशियो ज्यादा है, CN रेशियो 30 से ज्यादा होने का क्या मतलब, ऊपर की वैल्यू बढ़ रही है, बेसिकली कार्बन की वैल्यू बढ़ रही है, तो वहां पे क्या होगा, इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब है न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो डिकम्पोजिशन में यूज हो जाएंगे। तो ये CN रेशियो है। CN रेशियो का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है डिकम्पोजिशन पार्ट पे, इसीलिए आपने देखा होगा हमेशा कहते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी बात की जाती है, जो ऑर्गेनिक मैन्योर या FIM की होती है, तो कही जाती है कंप्लीटली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर हमको यूज करनी है। या फिर आपने सुना भी होगा कि जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है वो डालनी है। मतलब उसको सड़ी हुई क्यों कहते हैं? अगर वो सड़ी नहीं होगी, मतलब उसमें डिकम्पोजिशन की प्रोसेस चल रही है, तो वो जो सॉइल के न्यूट्रिएंट है वो भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस में लग जाएंगे, क्योंकि उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करके ही डिकम्पोज करते हैं। तो ये थोड़ा सा समझना है कि कंप्लीटली डिकम्पोज होगा तो वो फायदा करेगा, अगर कंप्लीट डिकम्पोज नहीं है तो फिर वो नुकसान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ NPK न्यूट्रिएंट विल बी शोन इन विच पार्ट ऑफ प्लांट। NPK की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी किस पार्ट, प्लांट के किस पार्ट में शो होती है? तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जब हमने कैल्शियम एंड बोरॉन डिस्कस किया था कि वो टॉप पार्ट में होता है, उसी टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये एलिमेंट्स कैसे हैं, हाईली मोबाइल है। हाईली मोबाइल मतलब जैसे ही प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेगा तो ये मूव करेंगे प्लांट के साथ, प्लांट की ग्रोथ के साथ ऊपर को, तो ये इनकी डेफिशिएंसी कहां दिखेगी, लोअर पार्ट में। कैल्शियम और बोरॉन कैसे हैं, ये इमोबाइल है, ये प्लांट जैसे ही इनको एब्जॉर्ब करेगा ये यहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो ऊपर को नहीं जाएंगे, तो ऊपर इनकी डेफिशिएंसी शो होगी। तो ये जनरली है, और मैंने आपसे बोला भी था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ लेंगे तो सफिशिएंट है। देन जनरली द बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये इतना ही याद करना है, इसके पीछे कोई कंसेप्ट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, वो डेंसिटी कंसेप्ट को समझने की बात है। अब इसमें क्या होता है, दो टाइप की चीजें होती है हमारे पास सॉइल में, एक होती बल्क डेंसिटी, एक होती पार्टिकल डेंसिटी। अगर आप एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल लेंगे तो आपको पता है कि ये सॉइल पार्टिकल इस टाइप से अरेंज होंगे डिफरेंट डिफरेंट साइज के, और इनके बीच में पोर स्पेसेस भी होंगे, जहां पे वाटर भी हो सकता है, जहां पे एयर भी हो सकती है, दोनों ही चीजें हो सकती है। तो ये कंपोजिशन ऑफ सॉइल होता है बेसिकली पूरे में। तो यहाँ पे पूछा गया बल्क डेंसिटी, तो जब बल्क डेंसिटी की हम बात करते हैं तो उसमें हम इस पूरे वॉल्यूम को लेते हैं, मतलब इसमें सॉइल पार्टिकल्स भी हैं, एयर और वाटर का जो स्पेस है वो भी इसमें आ रहा है। बट अगर पार्टिकल डेंसिटी की बात की जाती है, ये थी बल्क डेंसिटी की बात, पार्टिकल डेंसिटी की बात की जाती है, तो उसमें क्या होता है, हम केवल जो पार्टिकल का साइज है केवल वही वॉल्यूम लेते हैं। अब इसको कैसे किया जाता है, जनरली दो तरीके से इसको किया जा सकता है। एक तरीका होता है कि इसको आप मिट्टी को पानी में डाल देंगे तो जितना वाटर रिप्लेस होगा उतना किसका पार्ट होगा, सॉइल वाला पार्ट होगा, तो इस टाइप से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब जो जनरली ओवरऑल बल्क डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, पार्टिकल बल्क डेंसिटी होती है 1.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो पार्टिकल डेंसिटी होती है 2.60 से 2.75 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों डिजिट्स याद रखनी है, इसमें बहुत ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है या ये चेंज नहीं होती है जनरली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द USDA क्लासिफिकेशन द साइज ऑफ क्ले पार्टिकल। तो तीन टाइप के सॉइल पार्टिकल होते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ओके, तो इसको आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जो USDA की क्लासिफिकेशन है साइज ऑफ क्ले पार्टिकल, चाहे USDA पूछे चाहे ISSS, दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो क्ले पार्टिकल है उसका साइज कितना होता है, लेस देन 0.002 mm। ओके, और अगर सिल्ट का साइज पूछ लिया जाएगा तो इसमें से एक जीरो कम कर देना है, मतलब एक पॉइंट आप इधर को आगे इसको बढ़ा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.020 से बड़ा। और यहाँ पे फिर एक साइज एक पॉइंट आपने और कम करना है, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ सीधे। ये क्ले है, ये सिल्ट का पार्टिकल है, ये रहता है इस टाइप से। और अगर आप सिल्ट की बात करेंगे तो 0.002 से 0.020 के बीच में, और फिर एक जीरो और कम कर लेंगे, मतलब पॉइंट को और मूव करेंगे तो उसके ऊपर का पार्टिकल कैसा होगा, सैंड पार्टिकल। तो
बेसिकली टेक्सचर के लिए भी कभी कभी यूटिलाइज होता है। सबसे बड़ा पार्टिकल क्या है? सैंड, देन क्या है? सिल्ट, देन क्या है? क्ले। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है याद करने के लिए। क्ले का पार्टिकल आप याद रखिए 0.002 0.002 से 0.020 तक सिल्ट, और 0.020 से ऊपर के जितने बड़े साइज होंगे वो सारे किस में आ जाएंगे? फिर सैंड में। देन स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन विच सॉइल ऑर्डर? कॉमन सा क्वेश्चन है, नाबार्ड को बहुत ज्यादा पसंद है, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो ये ऑर्डर क्लासिफिकेशन है। अगेन इसको बहुत डिटेल में ना पढ़ें, बट जो मेजर सॉइल का होता है उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो ये वर्टिसॉल यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका। जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है वो हमारी वर्टिसॉइल में क्लासिफाई होती है, तो वहां पे स्वेलिंग और श्रिंकिंग की प्रॉपर्टी देखी जाती है ड्यू टू द स्पेसिफिक क्ले पार्टिकल मॉन्ट मोरिलोनाइट उसको हम कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसकी क्ले की खास बात है कि जैसे ही आप उसमें वाटर डालेंगे ना, वो बहुत ज्यादा स्वेल करता है, बहुत ज्यादा स्वेल करता है, मतलब उतना आप सोच नहीं सकते हैं। और अगर जैसे ही उसमें पूरा का पूरा वाटर हट जाएगा तो वो श्रिंक करने लग जाता है, और श्रिंक की वजह से क्या होता है, उसमें क्रैक्स पड़ते हैं बहुत बड़े बड़े। तो ये जो प्रॉपर्टी ब्लैक कॉटन सॉइल की होती है। Then the recently formed soil with the little profile development comes under the order। तो ऐसी कौन सी सॉइल है जो बहुत नई बनी हुई है, जिसमें कि अभी होराइजनेशन नहीं हुआ है इतना ज्यादा? तो आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, ऑक्सॉल, एंटीसॉल, वर्टिसॉल, स्मॉलिसॉल, जेलिसॉल। तो एंटीसॉल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हालांकि अगर क्लासिफिकेशन आप ऑर्डर का देखेंगे तो उसमें इंसेप्टिसॉल और मॉलिसॉल्स भी आता है। इंसेप्टिसॉल्स में थोड़ा सा बिगनिंग हो जाती है, मॉलिसॉल्स में भी हो गई होती है। जो फ्रेशली या न्यू सॉइल्स की हम बात करेंगे तो वो एंटीसॉल यहाँ पे रहेगा आंसर। The next question is the process of removal of soil constituents from upper horizon to lower horizon of soil is called। तो आपको पता है कि सॉइल होराइजन, ये आपने सबने अपने बचपन में भी पढ़ा होगा। तो जनरली हम इसको यहाँ पे जो टॉप सॉइल होती है इसको हम ओ होराइजन भी बोलते हैं। उसके बाद ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बेडरॉक है। ओके तो अब इसमें क्या पूछा है? रिमूवल ऑफ सॉइल कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम अपर होराइजन। तो ये कह रहा है कि अपर होराइजन से दूसरी होराइजन में जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स मूव कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? इल्यूविएशन। तो ये लीचिंग आउट होती है यहां से जो अपर सरफेस है, और जिस सरफेस में जाके ये एक्यूमुलेट हो जाता है उसको हम इल्यूविएशन बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जिट ई से आता है इल्यूविएशन, मतलब जहां से कि वो न्यूट्रिएंट्स नीचे की सरफेस में जा रहे हैं, और आई जहां पे कलेक्शन होता है वो इल्यूविएशन जोन उसको कहा जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूट्रल फर्टिलाइजर? ये कुछ रैंडम क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, आपको पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको डिस्कस किया था कि यूरिया के बैग का साइज जो है वो कितने केजी का रहता है, तो 45 केजी का होता है। क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार एएफओ में। तो यहाँ पे है कि न्यूट्रल फर्टिलाइजर इनमें से कौन सा है? तो इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात है नहीं। अब इसकी इतनी डिटेलिंग हम कर भी नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइजर है, उनका फिर वो देखने में काफी रहेगा। ये एक फेमस फर्टिलाइजर है, ये ध्यान रहना चाहिए कि कैन जो है वो कैसा है? न्यूट्रल फर्टिलाइजर है, तो एसिडिटी या बेसिसिटी की प्रॉब्लम नहीं करेगा। Then the inherent capacity of a soil to provide the essential nutrients, plant nutrients in available form in adequate quantity is called। उसको क्या कहते हैं? हम यहाँ पे देखिए इसमें ही मेंशन किया है। पहले तो पूछा कि इनहेरेंट कैपेसिटी मतलब जो सॉइल है उसकी धारण करने की क्षमता किसके लिए? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स के संदर्भ में बात हो रही है, मतलब मिनरल न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके लिए होगा? सॉइल फर्टिलिटी के लिए। फर्टिलिटी को जब भी हम रिलेट करते हैं तो हम न्यूट्रिएंट के स्टेटस से करते हैं, तो उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना। अगर इसकी जगह लिखा होता ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो ये हो जाता सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो सॉइल प्रोडक्टिविटी और सॉइल फर्टिलिटी ये दोनों का कई बार इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ऐसे ध्यान रखिए। फर्टिलिटी हमारे फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर हमारे न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट मेंशन किया है, तो आंसर क्या होगा? सॉइल फर्टिलिटी। अब अगर यही बात ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कही जाती तो फिर ये क्या हो जाता? सॉइल प्रोडक्टिविटी। Then next question है conversion of nitrite to nitrate is called nitrification and the process is mediated by। ये काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो जनरल स्टूडेंट है जिनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है, यहाँ पे कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन किसी को भी नहीं आएगा, ये मान के आप चल सकते हैं। और अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको करेक्ट आंसर आएगा। इसमें भी काफी डाउट होता है क्योंकि आप देखेंगे अमिनिफिकेशन की प्रोसेस होती है नाइट्रोसोमोनास, देन नाइट्रोबैक्टर जो है वो इस प्रोसेस के लिए वर्क करता है नाइट्रिफिकेशन के लिए। सूडोमोनास देखेंगे तो वो जनरली डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में होता है ना। तो ये इस टाइप के कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोबैक्टर इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
जनरली कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉस इन द राइस फील्ड इज अकर ड्यू टू विच प्रोसेस। अब नाइट्रोजन के फील्ड में सबसे ज्यादा लॉस किस फॉर्म में होता है? तो अब ये एक चीज समझिए कि नाइट्रोजन पैडी की कंडीशंस कैसी होती हैं, एनारोबिक कंडीशंस होती हैं, मतलब सबमर्ज कंडीशन है, वाटर पूरा भरा हुआ है। तो चाहे आपने यूरिया डाला, यूरिया क्या है, अमाइड फॉर्म है, NH2CO NH2। ओके, अब क्या होगा जब ये ब्रेक डाउन होगा तो पहले ये यूरिया में कन्वर्ट होगा, है ना, उसके बाद ये किस में, अमोनिया में कन्वर्ट होगा, अमोनिया के बाद ये नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। ओके, अब इसमें क्या होता है, किसी भी लेवल में अगर ये नाइट्रोजन के रूप में लॉस हो जाता है किसमें, एटमॉस्फेयर में, और जनरली एनारोबिक कंडीशन या फिर इस वजह से काफी ज्यादा होता है, स्पीड अप होती है प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस ज्यादा होते हैं पैडी फील्ड में एज कंपेयर टू अदर फील्ड। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, जिसमें कि जो नाइट्रोजन का फॉर्म है किसी फॉर्म में है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है N2 फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस। द मेजर पोर्शन ऑफ सॉइल कैरीड बाय द विंड इज मूव्ड इन अ सीरीज ऑफ शॉर्ट बाउंसेस इज। अभी इसको क्या कहते हैं, सॉइल किसमें मूव हो रहा है, सीरीज ऑफ शॉर्ट बाउंसेस में, मतलब छोटे छोटे बाउंसेस में सॉइल मूव हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सॉल्टेशन की प्रोसेस कहते हैं। सॉल्टेशन मतलब क्रीप करना, धीरे धीरे जाना, तो उसको सॉल्टेशन कहा जाता है। देन नेक्स्ट है द यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल दैट इज यूजुअली गेट अननोटिस्ड बाय द फार्मर। अभी क्या है, सॉल्टेशन की प्रोसेस आपको दिख जाएगी, है ना, बारिश हुई थोड़ी थोड़ी सॉइल मूव करती हुई दिखती है या फिर धीरे धीरे दिखेगी। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि ये सॉइल की सरफेस है, इसमें जो ऊपर की पूरी परत एक मूव कर गई, तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से कुछ मूव हुआ है, क्योंकि वो नीचे सेम लेवल पे आ जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको शीट इरोजन कहा जाता है। कि एक शीट मतलब आप ये समझिए कि A4 साइज पेपर रखे हुए हैं, आपने एक शीट हटा दी तो बहुत ज्यादा आपको पता नहीं चलेगा अनलेस कि आप पूरी काउंटिंग उसकी करें। The next question है the lowest layer of atmosphere is known as troposphere. It is extend up to height of dash to dash in along the poles. तो ये जनरली पूछा गया है कि जो ट्रोपोस्फेयर है, जो सबसे लोअर मतलब लोअर एटमॉस्फेरिक पार्ट है हमारी सरफेस के पास में है, उसकी हाइट क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा 16 to 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर अलोंग द पोल्स, ये जनरली रहती है इसमें। और ओके, मैं यहाँ पे एक सॉरी ओके मैं वो एटमॉस्फेयर वाला लेकर आया था, शायद वो कॉपी यहाँ पे हुआ नहीं है। चलिए तो कोई बात नहीं, उसको हम ऐसे समझ लेते हैं। तो ये 8 किलोमीटर कहाँ पे, तो पोल पे जनरली सरफेस थोड़ी सी नीचे रहती है, बाकी जगह पे ये कैसा है 16 to 18, आप देखेंगे 12 to 18 किलोमीटर होती है। तो ट्रोपोस्फेयर की हाइट जनरली जो सॉइल सरफेस है 12 to 18 होती है, और क्योंकि पोल के पास ये थोड़ा सा नीचे रहती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने वो रखा था बट वो कॉपी नहीं हुआ आई थिंक। इन द कैटेगरी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट व्हिच क्लास इज नोन एज द बेसिक एलिमेंट। तो इसमें से किसको बेसिक एलिमेंट कहा जाता है? अगेन मैंने लास्ट टाइम आपको शायद बताया था जब मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको बता रहा था। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे CHO NPK एंड CAMGS। ओके, ऐसे तीन के उसमें याद करेंगे तो याद भी हो जाएंगे, कम से कम आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए तो आपको याद हो ही जाएंगे। तो इसमें क्या पूछा है, एसेंशियल बेसिक एलिमेंट। तो बेसिक क्या है, CHO बेसिक है, NPK क्या होते हैं, प्राइमरी, और ये कैसे होते हैं, सेकेंडरी। ओके, तो ये CHO कैसे है हमारे यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। इसमें से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है सॉइल की? ऑप्शन है टेक्सचर। सो टेक्सचर भी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी। कैसे है टेक्सचर कैसे पता चलता है? जो कंपोनेंट्स हैं सॉइल पार्टिकल्स के, वो क्या है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, तो उनका कंपोजिशन, तो कंपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल वो टेक्सचर होता है। देन डेंसिटी, तो ये मैंने भी आपको बताया 2 टाइप की होती है सॉइल डेंसिटी, और वो भी किस पे हम मेजर करते हैं, फिजिकली। कलर हम देख के करेंगे एंड टेम्परेचर। तो सॉइल फर्टिलिटी ये कैसी इसकी है, ये एक तो इनहेरेंट कैपेसिटी है और दूसरी कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टी है। ओके, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की जाएगी। फिर से ये क्वेश्चन आ गया, द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सन, इट इज प्रेजेंट इन अपर पोर्शन ऑफ। अब ये बताइए कि ओजोन लेयर या फिर जो ओजोन लेयर है वो कहां पे प्रेजेंट होती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, किस में होती है ये आपको
बताना है। तो बेसिकली ये जो हमारी सेकंड लेयर होती है ना, उसमें होता है, मैंने यहाँ पे भी दिया था, आई थिंक कुछ इशू हुआ जिसकी वजह से वो पिक्चर यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो स्ट्रेटोस्फेयर मतलब जो सेकंड लेयर है, पहले क्या होती है, जो एटमॉस्फेयर के पास है, ये हमारी जमीन है, पहाड़ भी हो सकते हैं, एरोप्लेन वगैरह सब इसमें ही चलते हैं। इसके बाद जो है स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पे ही रहती है, इसीलिए वार्मेस्ट लेयर भी होती है। Then which one of the following is not correctly matched? अब इसमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको, अगर आप जनरल से तो बहुत ज्यादा आपको नहीं पता चलेगा, और एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, मैंने बताया था। तो वर्टिसॉल्स तो ब्लैक कॉटन सॉइल्स हैं, ये तो आप पता चल गया। एरिडी सॉइल्स देखने से पता चल रहा है, एरिड मतलब डेजर्ट, तो ये ऑप्शन तो ठीक है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको थोड़ा सा ऑड वन आउट कर सकते हैं। एंटी सॉल्स, एलुवियल सॉल्स है, अभी मैंने बताया था कि नई सॉइल्स में आता है एंटी सॉल्स, एल्फी सॉल्स, इंसेप्टी सॉल्स, मॉली सॉल्स। ओके, एल्फी सॉल्स थोड़ा सा फॉरेस्ट वाली में आ जाता है, थोड़ा पुराना रहता है। ऑक्सी सॉल्स लेटराइट के लिए होते हैं, लेटराइट अब इसको कैसे भी याद कर सकते हैं। हिस्टोसॉल्स किसके लिए होते हैं, जनरली ऑर्गेनिक के लिए। या फिर आप देख सकते हो कि ग्रे सॉइल, ऐसे मतलब ग्रे सॉइल या फिर पीट सॉइल अगर हम बोलेंगे तो वो भी जनरली अलुवियल में क्लासिफाई होते हैं कभी कभी। तो हिस्टोसॉल किसके लिए, ऑर्गेनिक के लिए। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। हिस्टोसॉल मतलब अगर हिस्टोसॉल पूछा जाएगा तो ये ऑर्गेनिक। देन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर तो पीजोमीटर है, बट आपको ये बताना है कि जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हैं ये क्या चीज मेजर करते हैं। विंड वेन किसके लिए होता है, इवेपोरीमीटर किसके लिए होता है, साइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। अब ये दोनों तो कॉमन ही है, ये बताएगा विंड वेन, इवेपोरीमीटर और साइक्रोमीटर, हाइग्रोमीटर किसके लिए। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, जो लास्ट ईयर नाबार्ड में क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि एग्रोमेटोलॉजी है तो ये इतना क्वेश्चन आपको आएगा ही। द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर द ड्राई फार्मिंग आर, अब ड्राई फार्मिंग की बात की गई है। ड्राई फार्मिंग हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, लेस देन 750 mm का जहां एनुअल रेनफॉल होता है। तो जनरली आप वहां पे कैसी क्रॉप ग्रो करेंगे, जहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट आपको बहुत कम होगी। तो सबसे पहले जब आप सिलेक्शन करना शुरू करें तो सबसे पहले उसमें से सीरियल क्रॉप हटा दीजिए। सीरियल क्रॉप में क्योंकि वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो आपके पास क्या आप ग्रो कर सकते हैं, या तो आप पल्सेस ग्रो कर सकते हैं और दूसरा आप मिलेट्स ग्रो कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इनमें ही वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वीट, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कॉटन एंड कैबेज, एक वेजिटेबल और दूसरा कमर्शियल क्रॉप, दोनों में ही वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। थर्ड तो पैडी, पैडी तो वैसे ही बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ ऑप्शन देखिए पर्ल मिलेट, ग्राम, अरहर, तारामीरा, सो ये करेक्ट ऑप्शन है। सोयाबीन, मेज, बार्ले, कॉटन, ये तीनों की वजह से ही ये नहीं हो सकती ड्राई फार्मिंग में। तो इस टाइप से आप देख के अपना ऑप्शन आउट करेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, जनरली टॉपिंग सिस्टम पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछे ही जाते हैं। देन डी, ब्लैक कॉटन सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन, एग्जैक्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल्स हैं वो किस जोन में पाई जाती हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब मैंने एग्रीक्लाइमेटिक जोन्स बताए, मैंने आपको बताया भी कि उसको रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 15 जोन आपको इजीली याद हो जाएंगी। 4 जोन तो गंगीटिक प्लेन में है ना, देन उसके बाद 4 प्लेट्यू में। तो सेंट्रल प्लेट्यू मध्य प्रदेश या ऊपर वाला पार्ट हो गया। देन उसके बाद जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है वो कैसा है, वेस्टर्न प्लेट्यू, इधर वाला ईस्टर्न प्लेट्यू, नीचे वाला सदर्न प्लेट्यू। तो अब आप समझिए कि डीप ब्लैक कॉटन सॉइल्स कहाँ होती है, कॉटन जनरली कहाँ होता है, महाराष्ट्र गुजरात वाले पार्ट में। तो वहां पे ब्लैक कॉटन सॉइल ज्यादा होती है, वो किस में आता है, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडमार्क वेराइटी ऑफ व्हीट, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पैडी और व्हीट की अगर दो वेराइटी आपको याद रहेंगी ना, ये लैंडमार्क वेराइटी थी जो जहां से ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्ट हुआ। तो वो क्या था, कल्याण सोना एंड सोनालिका। और अगर पैडी की बात करेंगे तो वो क्या थी, जया एंड रत्ना। ओके, तो ये याद रखिएगा, लास्ट टू लास्ट ईयर पूछी गई थी कि जया किसकी वैरायटी है। तो वो बेसिकली माइलस्टोन वैरायटीज ही पूछते हैं, बहुत सारी अदरवाइज हजारों वैरायटीज हैं, उतना नहीं याद हो पाती हैं। ये क्योंकि लैंडमार्क वैरायटीज है जिनकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो कल्याण सोना, सोनालिका, जया एंड रत्ना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जया रत्ना ये दोनों पैडी की है, सोनालिका गौरव तो बहुत सारी क्रॉप्स की वैरायटी है। तो गौरव एक ऐसा नाम है जो बहुत सारी वैरायटीज करने में, रतन प्रोटीन मेज की वैरायटी है। Which of the following is not correct as far as oil testing parameters are concerned? तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो इसका आंसर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बताएंगे, और मैंने आपको बताया भी था कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो आई होप कि आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पर करके बताइए। सो स्टूडेंट्स, हमने 2 पार्ट में 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए, नाबार्ड के कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन
नहीं लेकर आएंगे वो क्वेश्चंस होंगे हमारे स्कीम से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज, तो वो भी हम 2 पार्ट में लेकर आएंगे। आप बने रहे हमारे साथ हमारी सीरीज में। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट जरूर दें, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देना है। टाइम अब बहुत कम बचा है, जितना हो सकता है रिवीजन कीजिए, टाइम को यूटिलाइज कीजिए सो दैट कि आपको बाद में किसी भी प्रकार का कोई रिग्रेट ना हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इसके अलावा कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करता हूं कमेंट बॉक्स पे सबके आंसर्स पे या फिर क्वेश्चंस पे रिप्लाई करने का, सो आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।